शाही के खिलाफ लड़े और आखिरकार एक लोकतांत्रिक देश जब नेपाल बना तो उसके पहले प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन बहुत मुश्किल 1 साल रह पाए, पर उस 1 साल में भी उनके रिश्ते भारत के साथ बड़े तल्ख रहे। उनको चीन के साथ नजदीकियों के लिए जाना गया और जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो उसके संदर्भ में उनका आक्षेप रहा कि यह भारत के चलते हुआ, उस भारत के चलते जिसके नेपाल के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। नेपाल के संदर्भ में आम भारतीय छोटे भाई की भूमिका के तौर पर उसे देखता है। हालांकि नेपाल वासियों को यह बहुत भाता नहीं है छोटे भाई के रूप में। भाई के तौर पर कहो तो ठीक है, पर छोटे भाई के तौर पर उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसे दबाया जा रहा है। तो बहरहाल हम नेपाल को भाई के तौर पर महसूस करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई पारी जो प्रचंड की शुरू हुई है और वह भारत प्रवास पर आए हैं, क्या वापस संबंधों में वह गर्मजोशी आएगी जिसका इतिहास रहा है नेपाल के साथ हमारा, या संबंधों में तल्खी बनी रहेगी। आज वह प्रधानमंत्री से मिले। बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा मोदी जी के साथ में हुई है जिसमें यह कहा गया है कि रामायण सर्किट को बहुत युद्ध स्तर पर विकसित किया जाएगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं 2014 में जब नेपाल गया था तो मैंने हिट फार्मूला दिया था। H मतलब हाईवे, I मतलब हाईवे और T मतलब ट्रांसवे, तीनों के संदर्भ में नए सिरे से काम करने की जरूरत है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रचंड के मनोभाव बदले होंगे। क्या चीन जो भारत के लिए परेशानी का सबब रहता है नेपाल के संदर्भ में, क्या उस चीन से नेपाल का वाकई मोह भंग हुआ है? क्या नेपाल वाकई समझ पाया कि चीन उसका इस्तेमाल करता है और भारत उसको भाई के तौर पर हमेशा अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश करता है? हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेव जी इस चर्चा के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी हैं जो बड़े अनोखे तरीके से विदेश के संबंधों को अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। इन दोनों के बीच हमारे साथ नेपाल से वहां के वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अलूने जी से करते हैं। अलूने जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा लंबा समय बीत गया, 2008 से 2023, प्रचंड कुछ बदले ऐसी उम्मीद करें, संबंध कुछ ठीक होंगे इसकी उम्मीद करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से तो हमारे संबंध जैसे पाकिस्तान के साथ है ऐसे नेपाल के साथ दिखने लगते हैं। सीमा को लेकर विवाद चीन के साथ जितना सुर्खियों में रहता है उतना ही नेपाल के संदर्भ में भी सुर्खियों में बनने लगा। क्या उम्मीद करें हम? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे जुड़ने का मौका मिला जी। देखिए, प्रचंड बिल्कुल बदल गए जी। और प्रचंड को ये बात समझ में आ गई है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पर साम्यवाद चल नहीं सकता जी। क्योंकि साम्यवादी जो विचारधारा है वह आक्रामक विचारधारा है और वो धर्म का विरोध करती है। लेकिन यदि आपको भारतीय उपमहाद्वीप में रहना है तो हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और उसको पूजना पड़ेगा और आस्थाओं का सम्मान करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए, प्रचंड को एक बात और समझ में आ गई है कि विचारधाराओं से देश नहीं चलते। जी। देश यदि देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक प्रतिबद्धताओं से देश चलते हैं। राष्ट्रीय हितों का विकास कैसा, उससे देश चलता है। लोगों की भावनाओं से देश चलता है, लोगों की आस्थाओं से देश चलता है। और विचारधाराओं के चक्कर में जब प्रचंड पड़े रहे तो 2 बार वो प्रधानमंत्री बने, 1-1 साल में उनको जाना पड़ा। जी। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि विचारधाराओं के आधार पर यदि चीन के साथ रहते रहे तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो नेपाल को बर्बाद कर देगी और नेपाल को गुलाम बना लेगी। इसीलिए अब वो भारत की तरफ मुखातिब हुए। उन्होंने, देखिए, एक बहुत और था जी। जब मोदी जी पशुपतिनाथ गए तो वहां के प्रधानमंत्री को जो कि मंदिर में आने से गुरेज था। और आज एक ये दौर है जब प्रचंड जो है वो पशुपतिनाथ से महाकाल की ओर आ रहे हैं और वह जो भारतीय विविधता है, भारतीय धर्म है, उसका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रचंड ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहचान है, जो सनातन परंपराएं हैं, उनका यदि सम्मान करेंगे तो नेपाल और भारत जो है उनके संबंध मजबूत होंगे। और दूसरी बात यह भी है कि प्रचंड यह भी समझ गए हैं कि नेपाल यदि चीन की गोद में जाकर नेपाल बैठता रहा तो चीन और नेपाल के जो आर्थिक संबंध है वो इसलिए नहीं मजबूत हो सकते क्योंकि जो बॉर्डर है वहां की वो बॉर्डर बहुत कठिन है और सामान बहुत महंगा होगा। लेकिन यदि भारत से सीमाओं से यदि व्यापार किया गया तो नेपाल की जो आर्थिक प्रगति है वो भी सुनिश्चित होगी। अलूने जी ने बड़ी सुंदर बात कही। पूरी तरह से बदल गए प्रचंड। और सबसे सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि एक घोर वामपंथी नेता, एक घोर साम्यवादी नेता जिसके मूल विचार में ही नास्तिकता है, वह इतना बदल गया कि जो नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन के संदर्भ में साथ नहीं था, वो भारत यात्रा पर आ रहा है
तो अपने कार्यक्रम में महाकाल के दर्शन को शामिल कर रहा है। इस बदलाव को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? पर क्या इससे हमारे आर्थिक संबंधों में भी बदलाव आएगा? क्या कटुता का वो दौर खत्म होगा? इसे समझने के लिए मैं रॉबिन सचदेव जी आपके पास आना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से वहां के व्यापारी इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि चीन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भारत के साथ हमारा पीढ़ियों का संबंध है उसे प्रभावित कर ले रहे हैं। अब क्या दिख रहा है? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी आपके साथ जी। डेफिनेटली यस। देखिए, नेपाल रियलाइज करता है असलियत, जो रियलिटी है, फैक्ट है, शायद वो ये है कि ट्रेड एंड बिजनेस इत्यादि और कल्चरल लिंक्स तो आप अलग ही रखिए, सारा उसके भारत के साथ बहुत ज्यादा वाइड और डीप है जी। एंड दैट्स वन। एंड सेकेंडली, यस, चाइना अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है वहां पर। नेपाल ये जो फिलहाल प्रेजेंट है, मेरे ख्याल से यस डेफिनेटली ये कुछ बदले हैं। मेरे को शायद नहीं है कि ये पूरे बदल गए हैं या श्योर। देखिए, ये सिंबलिज्म आज की दुनिया में सारे लीडर स्मार्ट हो गए हैं जी। अपने देश हित के लिए उन्हें मंदिर जाना पड़े, दूसरे देश में जाके मंदिर जाएंगे, दूसरे देश में जाके किसी स्कूल में जाके बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाना, वो दिखाएंगे। सब ऐसे हो रहे हैं। सही बात भी है, अपने देश के लिए करो। तो यस, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज थिंग कि एक कम्युनिस्ट लीडर जैसे प्रोफेसर डॉक्टर अलू ने कह रहे हैं कि एक कम्युनिस्ट लीडर जिनमें हु आर एथीस्ट, और रिलीजन तो उनके लिए कतई इज अ नो जी। एक ऐसे लीडर को एक रिलीजियस स्पॉट पे, एक रिलीजियस उस पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यस, वो मतलब प्रयास कर रहे हैं या कुछ विचार बदले हैं। बट बेसिकली आई थिंक ये सब रियल पॉलिटिक भी है आज की वक्त में। उन्हें कुछ अपने, क्योंकि पिछली टर्म में जो ये रहे थे जी, तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस टर्म में ये अपने कुछ रिश्ते भारत से संभालें, और शायद ये भी एक रीजन है, ये भी पहली विजिट है इनकी नेपाल से बाहर। जी। पिछली बार आपको याद हो, नॉर्मली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पहली फॉरेन विजिट इंडिया करते हैं थे, बट ये जब बने थे एक बार, तब इन्होंने पहली विजिट चाइना कर ली थी इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो ये सिग्नल्स होते हैं जी। ये तो बड़ी रही। बट यस, यू सी हो क्या रहा है ऑन द ग्राउंड, हमारे कुछ डिफरेंसेस बन गए हैं। ये मैप को लेकर, काला पानी को लेकर, जब नेपाल के मैप में कॉन्स्टिट्यूशनली आ गया तो वो कैसे हटेगा? जी। ओके, और हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम उसको टॉपिक भी नहीं मानते इंडिया की तरफ से, राइट? जी। उसके अलावा जैसे इनके 2 नए एयरपोर्ट और बने, अब वहां से इनको फ्लाइट्स चाहिए। इंडिया अभी उनको ओवरफ्लाइट की एक रेगुलेटेड सिस्टम होता है, हम कर नहीं रहे हैं, पर हमें, क्योंकि वो एयरपोर्ट चाइनीज में बनाए हुए हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर वो एयरपोर्ट फेल हो जाते हैं तो क्या चाइना, जैसे हम्बन तोता ले लिया उस एयरपोर्ट को, चाइना ले लेगा? तो हमारे इंटरेस्ट में ये भी नहीं कि एयरपोर्ट डेट में चले जाए और अनसक्सेसफुल रहे। देन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ये इशू है कि हमारी अग्निवीर पॉलिसी से गोरखास का इंडियन आर्मी में रिक्रूट होने का मेरे ख्याल से फिलहाल रुका पड़ा है जी। और उधर से खबर ये आ रही है वेरी स्ट्रेंजली कि शायद, अब ये सच है कि नहीं, बट ये बातें चल रही हैं कि चाइनीज पीएलए कह रही है कि शायद वो कुछ गोरखास रिक्रूट करेगी अपनी पीएलए के लिए। अब ये तो बहुत ही अजीब और गरीब और अजीब और डेवलपमेंट है। अग्निवीर वाले में इशू ये है कि नेपाल कहता है कि ये हमारी जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये तो कितने 4 साल बाद या जो भी वापस वापस आ जाएंगे, 75% विल कम बैक टू नेपाल विदाउट अ पेंशन। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कहिए या अहम कहेंगे, मैं तो मेरे ख्याल से मुद्दा है। बट या इसके अलावा रेलवे लिंकेजेस, लास्ट माइल्स ओपनिंग अप, हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन, ये तो सारे हो रहे हैं और होने चाहिए। पर रॉबिन सचदेव जी ने बड़े संवेदनशील मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। सेना में भर्ती, भारतीय सेना का गौरव रहे नेपाली गोरखे, और उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती से इंकार किया हुआ अग्निवीर योजना के संदर्भ में। समझने की बात है, समझने की बात चीन के साथ रिश्तों को लेकर भी है, उसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम अनिल तिवारी जी से ये समझेंगे कि नेपाल क्या महसूस कर रहा है भारत के संदर्भ में। बीच में नेपाल में आम आदमी की भावना भारत के संदर्भ में कुछ नकारात्मक थी। ऐसा लगता था उसे कि भारत के साथ रह के कोई बहुत फायदा नहीं, चीन के साथ एक रुख बनता था। अब नेपाल क्या सोच रहा है, नेपाल का आम आदमी क्या सोच रहा है? क्या प्रचंड अगर इस बार सबसे पहले भारत आ रहे हैं तो वहां की जनभावना इसके लिए आ रहे हैं
या कुछ और देख पा रहे हैं? अनिल जी। देखिए, नेपाल की जो सोच है यह दो प्रकार की सोच है। एक काठमांडू और दिल्ली की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समस्याएं है, और राजनीतिक तौर पे खास करके दोनों, जो दिल्ली का नजरिया हो या काठमांडू की नजरिया हो, ये एक तरफ से सोचता है, तो दूसरी तरफ से जो जन जन का संबंध है, एक ऐतिहासिक संबंध है, और नेपाल भारत की खुली सीमा है, और जो वैवाहिक संबंध का ये सांस्कृतिक जो सब समानता है हमारी, तो जन जन की भावना है। और जनता में कभी भी भारत के विपरीत या भारत के प्रति नकारात्मक भावना नहीं आया है जी। अब राजनीतिक के लिए देखिए, वो भारत का हो या नेपाल का हो, अब हर एक देश के नेताओं का अपना अपना समस्या होता है, अपना अपना राजनीतिक पॉलिसी होती है, अपने अपने बहुत सारे होते हैं जो वो लोग अपना करते हैं, और वह जो है वह दिल्ली की नजरिया भी रहती है और काठमांडू की नजरिया भी रहती है। और खास करके इसी बात को लेकर के जो तराई में रहते हैं मधेसी एक समुदाय जो भारत के सीमाओं से जुड़े हुए हैं, उनका हरदम विरोध है कि नेपाल और भारत का जो संबंध है वह सिर्फ दिल्ली और काठमांडू के नजरिया से देखी जाती है। लेकिन इस बार का जो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी का दौरा हुआ है, खास करके यह देखिए तो राजनीतिक मुद्दाओं से भी ज्यादा अभी आर्थिक मुद्दाओं पर केंद्रित हुआ है। जो भी अभी 7 मुद्दे जो सहमति हुई है दोनों देश के बीच में, तो वह देखिएगा तो एक जन जन के बीच कैसे आर्थिक जो विगत 2 दशकों से बहुत सारा चीज जो आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, जैसे एक भारत बहुत बड़ा टूरिज्म, नेपाल के लिए एक टूरिज्म का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ हर समय उठता था, भारत के लोग आते थे तो रुपया लेकर के आते थे, और रुपया लेकर के आने के बाद में फिर जैसे 2500 का नेपाल में भारतीय नोट यहाँ अलाउ नहीं है, तो उसके चलते बहुत सारे समस्याएं होती थी। तो उसको सुलझाने का, उसको अब फोन पे का जो एक समझौता हुआ है, उसी के साथ जो आपको औद्योगिक कॉरिडोर जैसे आपको पश्चिम साइड से एक खुला गया, उसका समझौता हुआ है। लेकिन इस बार का प्रधानमंत्री का भ्रमण कहिएगा तो पॉलिटिकल इशू से, जैसे पहले हुआ करता था कि सीमाई बात उठती थी, उसके अलावा नक्शा का बात उठता था या वैदेशिक बातों पर उठती थी, लेकिन अब की बार देखिए तो टोटल प्रचंड का जो भ्रमण है वह केंद्रित हुआ है आर्थिक जो समस्याएं हैं और आर्थिक संबंध को कैसे सुदृढ़ किया जाए दोनों देश के जनता। बड़ी सुंदर बात बता रहे अनिल तिवारी जी। तो आपसे समझना ये चाहता हूं, क्या प्रचंड इस बात को मानने लगे हैं कि नेपाल की आर्थिक तरक्की भारत के साथ ही संभव है? पहले उनके संदर्भ में हम लोगों का आकलन ये रहता था कि वो चीन के रास्ते से अपने देश का भला सोचते हैं। क्या अब उन्हें समझ में आ गया है कि भला तो नेपाल का भारत के साथ ही है और भारत का भी भला नेपाल के साथ ही है? देखिए, विपक्ष में कोई भी नेता रहे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद वह जब दोनों देश का संबंध होता है, टेबल टॉक होता है, तो कहीं ना कहीं वह नेपाल और भारत की जो संबंध है वो न भारत के बगैर नेपाल का परिपूर्ति हो सकता है, वह राजनीतिक हो या आर्थिक हो। उसी तरह ये कहते हैं ना कि आप मित्र को बदल सकते हैं लेकिन छिमेकी पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो भारत के लिए व्यवस्था है, भारत का भी नेपाल के बगैर संबंध नहीं चल सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो देखिए एक चीन का या ISI का या दूसरा बात है, वह देखिए दिल्ली के नजर से आप लोग देखते हैं, दिल्ली का नजरिया है, लेकिन यहाँ जब जन जन पर आइएगा, बॉर्डर पे आइएगा, तो कहीं भी वैसा भावना जनता में नहीं है। जनता में नहीं, जनता भारत के संदर्भ में ही अपनी प्राथमिकता देती है और जो भी सत्ता में आएगा उसे भारत के साथ संबंधों की बेहतरी के लिए ही काम करना होगा। लेकिन नेपाल के मन में जो ये सद्भाव है उस पर एक बड़ा आघात है अग्निवीर योजना के माध्यम से, ये रॉबिन जी ने उल्लेखित किया। क्या कहते हैं ब्रह्मदेव जी? इस विषय पर देश को सोचना होगा, इस पर देश को विचार करना होगा। गोरखा लोगों के शौर्य का, साहस का एक लंबा इतिहास भारतीय फौज में रहा है। वो आर्थिक रूप से सुरक्षा चाहेंगे, आर्थिक रूप से संरक्षण चाहेंगे। क्या कहते हैं? देखिए मानसू जी, जो भारत है वो एक भौगोलिक तौर पर ले लें, आप ऐतिहासिक तौर पर ले लें, यदि हम ये सोचे कि एक राष्ट्र के तौर पे हमारे निर्णयों से दूसरे राष्ट्र अप्रभावित होंगे, ये सोचना बिल्कुल गलत है जी। और जहां तक सुरक्षा की बात है, तो गोरखाओं का जो इतिहास है वो चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या चाइना से भारत का युद्ध क्यों न हो,
गोरखाओं की एक प्रमुख भूमिका रही है। और जो अग्निवीर योजना है या जी। चाहे आप नोटबंदी को ले लें, ये जो चीजें हुई है इससे कहीं ना कहीं नेपाल से भारत के संबंध प्रभावित तो हुए हैं। जी। और बीच में जब एक प्रोपोगंडा ही कहेंगे, जो ओली ने लिपुलेख को लेकर चुनावी प्रोपोगंडा उछाला था, जी। उस समय जो भारतीय राजनीतिक शिखर स्तर पर जो उनकी चुप्पी थी, जी। वो उससे कहीं ना कहीं संशय बढ़ा था। देखिए, भारत जो है एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हमारी जो बेशक जो पत्रकार साहब तिवारी साहब बोल रहे हैं, बेशक हमारी नेपाल पर निर्भरता है और वो निर्भरता सामरिक तौर पर ज्यादा हो जाती है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेपाल से सामरिक संधि 1950 के दशक में ही कर ली थी। जी। तो जो अग्निवीर योजना है, निसंदेह अग्निवीर योजना को लेकर जो नेपाल में प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद हमने पाकिस्तान को जो मौका दिया है, पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने भी गोरखाओं के पक्ष में अपनी बात कर दी। चाइना की ओर से भी कहा गया कि गोरखाओं को हम भर्ती करेंगे। तो ये जो चीजें, जो विरोधाभास उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, ये निसंदेह आत्मघाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा जी। इस बदलते दौर में देखिए, जो प्रचंड है, प्रचंड का जो मनोभाव है या जो उनकी राजनीति है, वो इसलिए भी बदल रही है क्योंकि जो ओली है वो उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी बन के सामने आए हैं। और ओली जिस प्रकार से भारत विरोध को अपने देश में बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद प्रचंड की जो भूमिका है वो थोड़ी भारत की तरफ उदार रही। और जाहिर सी बात है, जो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा था उसमें बहुत लंबा समय, तकरीबन 1 दशक का समय उन्होंने भारत में बिताया था। तो यह जो प्रचंड की यात्रा है, इसमें बहुत सारे संशय है। आपने बिल्कुल अग्निवीर वाली बात को उछाला, लिपुलेख वाली जो समस्याएं हैं वो तो है, लेकिन अंततः मैं ये जरूर कहूंगा हिमांशु जी कि उदारीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में जो राष्ट्राध्यक्ष आर्थिक प्रतिबद्धताओं को दरकिनार कर देते हैं, वो अपने राष्ट्र के भविष्य में छुरा घोंप देते हैं। और प्रचंड के मन में यह जरूर होगा उनके देश के युवाओं का भविष्य कैसा हो, नेपाल का विकास कैसा किया जाए और नेपाल को बिना कर्ज के जंजाल में फंसाए उस राष्ट्र को कैसे बेहतरी की तरफ ले लिया जाए, इसलिए वो भारत की ओर, इसलिए वो भारत की ओर है। आर्थिक मुद्दों पर तो कई फैसले हो भी रहे हैं जो निश्चित रूप से नेपाल को आर्थिक रूप से बेहतर करेंगे। पर क्या रोबिन जी आप इत्तेफाक रखते हैं, आपने इस विषय को छेड़ा कि अग्निवीर के संदर्भ में भारत सरकार को कोई सकारात्मक नजरिया प्रस्तुत करना चाहिए संबंधों की बेहतरी के लिए? केपी ओली जो वहां पर विपक्ष के एक प्रमुख नेता है और भारत विरोधी अभियान चलाए रहते हैं, उनके हौसलों को तोड़ने के लिए ऐसा कोई कदम उठाने की भारत सरकार की तरफ से संदेश देने की जरूरत? थैंक यू। आई थिंक भारत सरकार की तरफ से मल्टीपल टॉपिक्स और इश्यूज पे मेरे ख्याल से वही डिस्कशन है, तभी आए हैं डिस्कशन होने के लिए, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं तभी। जहां तक रही बात स्पेसिफिकली अग्निवीर की, मेरे विचार से इसका कुछ हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए, एक स्पेसिफिक स्पेशल केस बना करके, जो भी हो हमें देखना चाहिए। जहां तक बात रही बाकी डिफरेंसेस की, वो जो लिपुलेख, काला पानी, मैप वगैरह वाले वो रहेंगे, बट ये कि उन पर सब पे हमें मिलके काम करना चाहिए। बट वन सेकेंड, जैसे आपने ओपनिंग में कहा था जी कि हम बड़े भाई हैं, वो छोटा है, पर छोटे में ये इशू माइंड में नहीं आना चाहिए कि ये बड़ा मेरे को दबाता है जी। ओके, ये बहुत बड़ा कॉज है, हम चाहे माने ना माने, हम ही मानेंगे। कोई छोटा, हम कोई छोटे देश होते, बगल में हमारा बड़ा होता, हम भी यही सोचते वो अपनी दादागिरी चला रहा, दैट्स वन। बट इकोनॉमिक में देखिए डिफरेंस ये हुआ है पिछले 10-20 साल में, आप जो भी कहिए जी, चाइना का धीरे धीरे रास्ता और लिंक्स नेपाल के साथ उस तरफ से खुल रहे हैं जी। ओके, अब चाइना वहां पर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, रेलवे लाइन से हो, हाईवे से हो, कार्गो ट्रांजिट पॉइंट से हो, कस्टम्स खोले जा रहे हैं चाइनीज पोर्ट्स में, नेपाली कस्टम्स इत्यादि। ओके, तो वो अब नेपाल के पास पहले वो ऑप्शन नहीं थी, अब नेपाल के पास वो ऑप्शन कहें या एक एडिशनल ऑप्शन भी है। तो नेपाल के रिश्ते अब आगे जाते हुए, नेपाल का अपना सेल्फ इंटरेस्ट आगे जाते हुए इन दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाने और बढ़ाने में होगा अगर आप नेपाल हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ठीक है चाइना के थ्रू भी मैं कुछ एक्सपोर्ट कर सकता हूं, कुछ इंपोर्ट कर सकता हूं। और जहां तक रही बात लास्टली इन द सेंस की, ये जो BRI डेफिनेटली चाइना का की लोन देके दबा देता है, देखिए इसमें गलतियां देशों की हैं और इतना बड़ा नहीं होता चाइनीज लोन। ये हम उस गलत फहमी में ना रहे कि जैसे मानिए श्रीलंका की जो इकोनॉमी डूब गई, चाइना ने डुबा दी, नहीं। चाइना का लोन जो था
टोटल लोन के करीब, फॉरेन लोन के करीब 5 या 6% है जी ओके, जो श्रीलंका इकोनॉमिक फॉरेन लोन का। हाँ, चाइनीज लोन की थोड़ी दर ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा, और जब चाहिए अपना सामान लेता है। तो अब ये भी हो गया, जो एजेंसीज लोन दे रही हैं, जो कर रही हैं, और कंट्रीज भी समझ रही हैं कि मेरा हाल हम्बन तोता पोर्ट जैसा ना हो जाए, तो कुछ तो शायद सद्बुद्धि आएगी हर कंट्री में चाइनीज लोन की टर्म्स को लेकर के। पाकिस्तान फंसा हुआ है, IMF एग्री नहीं कर रहा है, वो कह रहा है चाइना से रीनेगोशिएट करो तब मैं आपको फर्दर देता हूं इत्यादि। तो कपल ऑफ थिंग्स, तो चाइना का लोन और पैसा जरूरत है जी नेपाल को, ओके, बट हाँ किन कंडीशंस पे। तो अब आई थिंक कंट्रीज जो है चाइना से लोन्स लेते समय थोड़ी बहुत केयरफुल रहेंगी, बट फिर भी हो सकता है कि हाई इंटरेस्ट पे लोन आ जाए। बट फिर भी क्या है, डेवलपमेंट तो होती दिख रही है ना। पॉलिटिशियन को हुआ कि भैया मैंने 15 किलोमीटर की रोड बना दी, मैंने एक पावर स्टेशन इनॉग्रेट कर दिया, एक ब्रिज इनॉग्रेट कर दिया चाइनीज पैसे से, मेरे देश की डेवलपमेंट हो रही है। तो नेपाल में चाइना का इकोनॉमिक इंटरवेंशन, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप्स बढ़ेंगे। नेपाल अब दोनों तरफ को खेल रहा है, दोनों तरफ खेल रहा है, ये रोबिन जी कह रहे हैं। तो मैं वापस आना बात चाहता हूं आखिरी बातचीत के लिए तिवारी जी आपके पास में। अगर नेपाल की नजदीकी चीन के साथ दिखेगी तो भारत में निश्चित रूप से नेपाल के खिलाफ भावनाएं विपरीत आएंगी। क्या कहते हैं आप? क्या नेपाल वासियों को वाकई लगता है कि चीन उनके देश की तरक्की चाहता है, या नेपाल का आम नागरिक महसूस कर पाता है कि चीन भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता है? क्या है वहां की जमीनी स्थिति? देखिए, वैश्विक राजनीतिक कहिएगा तो अभी एशिया के तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे। अमेरिका का, चाइना का और भारत का संबंध देखिए, राजनीतिक संबंध जो है एक ध्रुवीकरण की तरफ, एक जो पहले की ध्रुवीकरण थी कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रही है। तो इसका असर नेपाल को, जैसे पाकिस्तान को, श्रीलंका को आप कह रहे हैं, वैसे नेपाल को भी पड़ना एकदम निश्चय है। लेकिन ये बात एकदम निश्चित मानिए कि नेपाल में जो BRI का प्रोजेक्ट सब चल रहे हैं, ये जो 2 एयरपोर्ट बने थे, ये BRI के प्रोजेक्ट में नहीं बने थे। ये लोन लेकर के नेपाल गवर्नमेंट वहां के एग्जिम बैंक से लोन लिया था, फिर भी चाइना उसको BRI के तरफ डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है। चाइना का तो सामरिक रूप से कहिएगा तो नेपाल एकदम अभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको भी जो भारत और अमेरिका के संबंध नजदीक होते जा रही है और कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका की दूरियां बढ़ती जा रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चाइना का भी अपना वैश्विक राजनीति के हिसाब से, या आपको जो BRI प्रोजेक्ट लागू करने के विभिन्न सारे प्रोजेक्ट है समुद्र में, खास करके जो सी में वो अपना पकड़ चाइना को बढ़ाना है, तो उसके माध्यम से वह पूर्वी नेपाल में जैसे झापा साइड में वो अपना BRI का प्रोजेक्ट, एक टावर वहां ला करके लागू किया है। तो वह कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी उसका अपना महत्व, अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या है कि नेपाल के लोग यह बात बुझ रहे हैं और नेपाल की मीडिया इस पर पूरी सजग है। और यह बात जो चाइना की संबंध की बात कहे, या चाइना की इंटरेस्ट की बात कहे, या स्वार्थ की बात कहे, उसी तरह भारत और नेपाल के संबंध की बात करे, या भारत का स्वार्थ का बात करे, तो यहाँ की मीडिया सजग है और समय समय पर अब उठती रहती है बात। और रही राजनीतिक नेताओं की बात, तो देखिए पक्ष में आने के बाद, जैसे आप लोग कैसे कहे कि प्रचंड जी पहले जो बात उठाते थे वो हर एक कम्युनिस्ट पार्टियों की मुद्दा रही है, जैसे सीमा की मुद्दा हो, या आपको 1950 की संधि की बात हो, या आपको नेपाल भारत के बीच में जो व्यापार संधि है उसका पुनरावलोकन का बात हो। तो विपक्ष में रहने के बाद पॉलिटिकल, वो तो आपके यहाँ भी राहुल गांधी जी का समय समय पर बात उठते रहता है, आप लोग ही उठाते रहते हैं कि उनका चाइना से क्या कनेक्शन है, क्या दूतावास में गए। नेपाल में आते हैं तो वो आपकी सारे इंडिया की मीडिया कहती है कि वह गए तो किससे मिले, क्या मिले। तो यह राजनीतिक इशू है। जब पक्ष में, जब सत्ता में जाते हैं तो उनका भी अपना व्यवस्था है, और विपक्ष में जाने के बाद चुनावी मुद्दा और खास करके वोट का जो समीकरण है, तो उस तरह से अब जैसे ओली जी का आप लोग बात कर रहे हैं, वो बात सही है। विपक्ष में है तो वो बहुत सारा मुद्दा उठाएंगे, उनको भड़का के। एक देखिए, एक क्या है कि मधेश आंदोलन में जो नाकाबंदी हुआ, वह कहीं ना कहीं पहाड़ में जो आपको 3-4 महीना जो आर्थिक एक यहाँ की संकट उत्पन्न हुई उस समय में, तो उसका असर पहाड़ी समुदाय में, पहाड़ी जनताओं में है। और उसको कैसे दूर करना होगा, तो उसको कैसे करता है लोग, नेपाल के राजनीतिक लोग जो विपक्ष में है, वो चाहे ओली जी हो, चाहे विपक्ष में आने के बाद प्रचंड जी हो। देखिए एक और बात क्या है, नेपाल में एक कहावत है
कि कम्युनिस्ट लोग जितना भी आपको माने वो भारत समर्थित हो जाए, फिर भी वो चाइना के विरोधी नहीं हो सकते जी। उसी तरह नेपाल की जो डेमोक्रेट पार्टियां है, खास करके मधेशवादी हो या कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस हो, वो कितना हो आपको राष्ट्रवादी हो या कम्युनिस्ट से नजदीक हो, चाइना से नजदीक हो, खास करके चाइना से नजदीक हो, लेकिन वह भारत विरोधी नहीं हो सकती। यह एक यहाँ की माने आम धारणा है। आम धारणा है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा के निष्कर्ष में आती है वो ये है कि नेपाल के साथ भारत के भावनात्मक रिश्ते रहे। अन्य मुल्कों से इतर नेपाल को हमें अलग तरीके से ही देखना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। अगर प्रचंड भारत यात्रा पर आए तो जब वो वापस नेपाल पहुंचे तो नेपाल वासियों को ये लगना चाहिए कि भारत ने बहुत कुछ नेपाल को देने के संदर्भ में पहल की है। वहां के आम नागरिक के मन में, अगर नेपाल के आम आदमी के मन में भारत के लिए सद्भाव रहेगा तो जो भी सत्ता में आएगा उसे भारत के साथ बेहतर रिश्ते रखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर नेपाल वासियों के मन में भारत को लेकर नकारात्मकता आई तो तय है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। भारत की जिम्मेदारी बनती है, अगर वह हैसियत में नेपाल से कहीं बेहतर है तो भले ही तात्कालिक रूप से कुछ नुकसान उठाना भी पड़े, तो भी नेपाल वासियों का बेहतर भविष्य के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करे जो उस देश की जरूरत है, क्योंकि नेपाल हमारे दिल के बेहद करीब है। उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही व्यवहार देश की सरकार करेगी और जब प्रचंड यहां से जाएंगे तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान होगी जो एक अपने घर से निकलने के बाद होती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर प्रचंड के साथ रिश्तों को लेकर ही है कि रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, कि रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। इरशाद खान सिकंदर ने क्या बात कही थी। नेपाल से हम बेहतर रिश्तों के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ख्वाहिश पूरी होगी और नेपाल और भारत के संबंध जो सदियों से है वो आने वाली सदियों में भी उसी गर्मजोशी के साथ बने रहेंगे। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल।